जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना एवं ब्राह्म चिन्ह के बारे में। ठीक है, वाक्य रचना और ब्राह्म चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। तो वाक्य रचना की जब भी बात आती है और इसकी जब हम परिभाषा पढ़ते हैं कि विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले पद समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्णता से मतलब क्या है? विचारों की पूर्णता से मतलब है दोस्तों कि जो वाक्य के तत्व होते हैं, कुछ वाक्य के तत्व होते हैं, जब उन तत्वों को वाक्य में समाहित किया जाता है तभी वह क्या कहलाएगा? वाक्य रचना कहलाएगा। ठीक है, जैसे वाक्य तत्व की जब बात आई है तो वाक्य तत्व होते हैं 6 प्रकार के। एक तो योग्यता, आकांक्षा, क्रम, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता और अन्वय। ये वाक्य के तत्व होते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो वाक्य का तत्व नहीं है या फिर वाक्य का तत्व है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब वाक्य के तत्व देख लेते हैं, एक एक तत्व को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो आता है योग्यता। ठीक है, योग्यता यानी कि पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य। पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य, ये क्या कहलाती है? इसकी विशेषता है। जैसे सीता चम्मच से रोटी बनाती है। सीता चम्मच से रोटी बनाती है, वाक्य में प्रयुक्त जो चम्मच शब्द है अर्थाभिव्यक्ति में अयोग्य है। अर्थाभिव्यक्ति में क्या है? अयोग्य है। इसके स्थान पर चिमटा का प्रयोग होना था। तो ये क्या है? इसकी योग्यता जो है नहीं है। इस प्रकार की ये क्या है? अयोग्य है, अर्थात योग्य नहीं है। काय की दृष्टि से? अर्थाभिव्यक्ति से, क्योंकि यहाँ पर चम्मच नहीं आएगा, चिमटा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये योग्यता हो गई। आकांक्षा की बात करें तो वाक्य के अर्थ को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा ना हो। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, वाक्य में कर्ता अनुपस्थित है, उसे जानने की स्वाभाविक आकांक्षा है। यदि कर्ता के स्थान पर बच्चे या अन्य कर्ता प्रयुक्त हो तो वाक्य पूर्ण होगा। ठीक है, ये आकांक्षा हो गई। अब क्रम देखो, वाक्य में प्रयुक्त पदों की उचित क्रम व्यवस्था हो, जैसे कर्ता प्लस कर्म और करिया। तो ये क्या है? क्रम उचित होना चाहिए। लेख मोहन लिखता है, तो ये क्या क्रम है? पदों का उचित क्रम इस प्रकार होगा कि मोहन लेख लिखता है, तो ये क्रमानुसार हो जाएगा, तो ये क्रम हो गया। ठीक है, आसक्ति या सन्निधि, वाक्य के पदों में उचित दूरी हो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, उचित दूरों भी अति निकटता, पदों की अति निकटता। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये पदों की अति दूरी हो जाएगी। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ पदों की उचित दूरी है। तो आसक्ति या फिर सन्निधि, ये क्या होती है? पदों में उचित दूरी होनी चाहिए। ठीक है, सार्थकता देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की सार्थकता। अब ऐसा ना हो कि कोई आपका शब्द है जो निरर्थक है तो वो सार्थकता को प्रकट नहीं करेगा। पानी बानी पियोगे, पानी बानी पियोगे, वाक्य में प्रयुक्त बानी शब्द निरर्थक है, इसका प्रयोग उचित नहीं है। ठीक है, अन्वय, वाक्य में लिंग वचन काल कारक का क्रिया के साथ उचित मेल हो। ठीक है, लड़के बाजार जाता है, जाता है ये क्या है? लड़के बाजार जाता है, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। लड़के बाजार जाते हैं, है ना? ये बहुवचन में जो प्रयोग हुआ है वो बहुवचन में होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि जो वाक्य के तत्व होते हैं, आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा, क्रम, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता और अन्वय, ये क्या है? वाक्य के क्रम होते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम और भी देखते हैं इसके आगे। अब दोस्तों वाक्य के अंग देखो, यहां से कई प्रकार के, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, तो तत्व हमने पढ़ लिए 6 प्रकार के। वाक्य के अंग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये क्या है? वाक्य के अंग हैं। तो ये चीज आपको याद रखना, वाक्य के मूलतः 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, ठीक है, वो क्या है? उद्देश्य। और वाक्य में
उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, है ना। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या है, विधेय है। तो आपको उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो अंग होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ बात करें कि मोहन 8 बजे के बाद ही घर जाता है, इस वाक्य में मोहन क्या है, मोहन क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि का मोहन के बारे में कहा जा रहा है, और मोहन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है 8 बजे के बाद ये कहा जा रहा है, तो ये क्या है, विधेय है। तो आपको अच्छे से समझना है। आपसे पूछा जाता है, सीधा सा एक क्वेश्चन बन जाता है कि मोहन 8 बजे के बाद घर जाता है, इसमें उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपको समझना है कि मोहन 8 बजे के बाद ही घर जाता है। तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वो विधेय। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन क्या है, उद्देश्य है, और मोहन के बारे में कहा जा रहा है तो ये क्या है, विधेय है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। वाक्य के भेद देखो, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं काय के आधार पर, रचना के आधार पर। अब यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक साधारण सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने लिखा रचना, और रचना में आए 3 शब्द, 1 2 3। तो रचना में 3 शब्द आए तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, और ये अर्थ लिखा है, अर्थ, अर्थ में आता है आ शब्द, आ शब्द आता है सबसे पहले, और 8 भी लिखो तब भी आ आता है। ठीक है, तो आ से अर्थ और आ से 8, तो 8 होते हैं अर्थ, अर्थ के आधार पर। ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, आप कभी नहीं भूले पाएंगे। रचना के आधार पर देखें तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर देखो तो विधि या फिर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, ये 8 प्रकार के होते हैं। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब आपका उत्तर होता है 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब रचना के आधार पर जो है वाक्य के भेद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अब बहुत सारी ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन विस्तृत अगर एक बार पढ़ोगे तो आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि विस्तृत समझो कहीं कुछ रह ना जाए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। सरल वाक्य के जो लक्षण है, जो परिभाषा है कि इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अब दोस्तों हमने उद्देश्य और विधेय, हमने जो वाक्य के अंग पढ़े थे, अंग, ये उद्देश्य विधेय हम पढ़ चुके हैं। आपको उद्देश्य भी पता है और विधेय भी पता है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है, और जो कुछ कहा जाए वो क्या है, विधेय है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि मोहन के बारे में कहा जा रहा है। अब बाजार जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, मतलब क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, है ना। तो ये आपको बिल्कुल समझना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। राम और सीता जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से राम और सीता जाते हैं, यहां पर भी जाना क्या हो जाएगा, आपका विधेय। ठीक है, जाना तो आपकी ये क्रिया हो जाएगी, लेकिन राम और सीता ये यहाँ पर आपके बिल्कुल दोनों एक ही उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझनी है। और यहाँ पर एक उद्देश्य, एक विधेय, और अथवा मात्र एक मुख्य क्रिया हो, इस प्रकार से मुख्य क्रिया भी एक ही होगी, ये चीज भी आपको यहाँ पर समझनी है। और भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको पढ़ना है क्या, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में हम पढ़ेंगे कि एक प्रधान उपवाक्य तथा एक अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, संयोजक,
अब की, जो कि, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, तथापि, जो, सो। ये तो इसके क्या हैं, संयोजक अवयव हैं। ये कुछ शब्द हैं जो इनके साथ लगे होते हैं। आपको जब ट्रिक बताई जाती किसी वीडियो में तो यही बताए जाते हैं कि, जो कि, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि आदि शब्द जिसमें आए वो मिश्रित वाक्य है। तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही है कि आ रहा है, जो कि आ रहा, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, तथापि, जो, सो, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आप सामान्य सा पहचान जाएंगे। यहाँ पर देखें कि पैसा कमाना एक बात है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप इन शब्दों पर आश्रित रहते हैं, इन शब्दों पर, तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कठिनाई होती है। जैसे पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। अब आप इसे क्या कहोगे, ऐसे तो कोई शब्द यहाँ पर नहीं आया कोई भी। तो आपको देखना है कि पैसा कमाना एक बात एक उपवाक्य है, और इसी पर जो आश्रित एक वाक्य है, जो आश्रित उपवाक्य है, वो उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा इस वाक्य पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, पूरा डिपेंड आपको इन शब्दों पर नहीं करना है, कहीं कहीं ये शब्द भी नहीं आते। ठीक है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो यहाँ पर यद्यपि आ गया तो साधारण सा आप पहचान जाएंगे कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तथापि भी आ गया तो आपने समझ लिया कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि शिक्षक ने कहा, एक जो क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब उस पर एक जो आश्रित उपवाक्य है वो कि कल छुट्टी है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, और आपकी पहचान जो है की, तो की भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पहचान भी यहाँ पर हो जाएगी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। ठीक है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य की जो परिभाषा दी है कि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या फिर मिश्रित वाक्य का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सभी लोग याद रखेंगे। इसके भी कुछ वाचक शब्द होते हैं दोस्तों, आपको ट्रिक में बताई जाती है जब भी आप ट्रिक पढ़ते हैं कि और, इसलिए, या, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर, लेकिन इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें कि मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, हमने परिभाषा पढ़ी है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य के संयोग से क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। तो मैं पढ़ता हूं, एक आपका सरल हो जाएगा, वह खेलता है, ये भी सरल वाक्य है, तो इनके संयोग से मिलकर के एक संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, ये चीज, करो या मरो, ये भी क्या है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका वाचक चिन्ह और आ गया, यहाँ पर आपका वाचक चिन्ह जो आपका है या आ गया। ठीक है, रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये वाचक चिन्ह आपका इसलिए भी आ गया। तो यहां से आपको जैसे भी पहचानने में आपको सरलता लगती है वो उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये तीनों वाक्य पढ़े। अब इनमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, सारे के सारे नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, कमेंट में भी आपको लिखने का मौका है, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं अगर कहीं आपको समझ में नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों अपने इस चैनल में एक ही सबसे बड़ी विशेषता है कि हम ये भी मानते हैं कि जो है लिखने पढ़ने की एक अंग होती हैं गलतियां, और गलतियां तो सभी से होती हैं। अगर आपको कहीं लगता है तो हम उसको निवारण जरूर करते हैं, उस गलती का ठीक सही उत्तर बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में। ठीक है, तो उत्तर बताना है, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अभी हमने रचना के आधार पर तीन प्रकार के पढ़ लिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों, वाक्य के भेद, परिभाषा एवं पहचान और उदाहरण। ठीक है, तो वाक्य में विधिवाचक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य जिसे कहा जाता है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो। सूर्य पूर्व से उगता है ना, इसमें किसी बात का हो रहा है, होने का बोध हो रहा है,
कि सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, हम खाना खा चुके हैं, होने का बोध हो रहा है, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। ठीक है, तो ये विधिवाचक वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सा क्वेश्चन यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य देखो, जिससे किसी बात को ना होने का वाक्य हो। ठीक है, ना, मैं अब नहीं खा सकता, तो नहीं नहीं होने का वाक्य हो रहा है, यहाँ पर होने का हो रहा था। ठीक है, मोहन ने परीक्षा नहीं दी, दुर्योधन वीर था पर जीत नहीं सका। तो नहीं होने का बोध हो तो वो निषेधवाचक, और होने का बोध हो तो वो विधिवाचक। ठीक है, या फिर विधानवाचक। ये दो आपको समझ में आ गए। बात कर लेते आज्ञावाचक की, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। आज्ञा की बोध हो रहा है कि चाय लाओ, फूल तोड़ो, तुम खाओ, ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। प्रश्नवाचक वाक्य देखो, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें रोज क्यों देरी होती है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आश्चर्य का यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, ओह, और विस्मयादि बोधक का हो रहा, मेरा सिर कटा जा रहा है, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, अरे मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, तो ये क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है, और यहाँ पर विस्मय सूचक जो चिन्ह है वो जरूर आएगा। प्रश्नवाचक में आपका प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है, आज्ञावाचक में आज्ञा का यहाँ पर आज्ञा रूपी एक प्रश्न आपका वाक्य होगा। ठीक है, और निषेधवाचक में कार्य का ना होना दर्शाया जाएगा, और विधिवाचक में कार्य का होना दर्शाया जाएगा। तो बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसने खा लिया होगा। अब यहाँ पर संदेह बना है कि खा लिया होगा, संदेह प्रकट हो रहा है, शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पर संदेह है, यानी कि पक्का नहीं है, शायद है, संदेह है। ठीक है, संभवतः वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, है ना। अब इच्छावाचक वाक्य देखो, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, हम बोलते ना, सदा सत्य बोलना, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, विजयी भव, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इस प्रकार से इच्छावाचक वाक्य होते हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार और शुभकामनाओं का बोध कराते हैं। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखो कि बरसात होती तो फसल ना सूखती, तो एक जो वाक्य है, जो फसल ना सूखती, एक इस पर निर्भर है, बरसात पर, तो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, वो क्या है, संकेतवाचक है। और यहाँ पर संकेत हो रहा है कि बरसात होती तो फसल नहीं सूखती, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, वह देर से स्टेशन पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई, अगर आप पढ़ोगे तो परीक्षा में सफल जरूर होगे। तो ये संकेत वाचक वाक्य हैं, और एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 8 प्रकार के, जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के जो भेद होते हैं वाक्य के, वो पढ़ लिए। रचना के आधार पर 3 प्रकार के जो भेद होते हैं उनको पढ़ लिया। अब कहीं भी आपको डाउट लगता है इनमें तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, और भी आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बनता है, एक वाक्य आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, वाक्य संबंधी है, लिंग संबंधी है, ठीक है, या फिर और भी कई प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं वो अशुद्धियां आपसे पूछी जाती हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि वाक्य शुद्धि भाषा में अति आवश्यक है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों से सही क्रम होने से, लिंग वचन कारक सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर ना होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो भाषा की रमणीयता को नष्ट करता है। ठीक है, तो जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि देखो, शरीर के अंगों के नाम को लिंग होते हैं, जैसे मोह, दांत, ओंठ, पांव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून इत्यादि शरीर के अंगों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अपवाद, कोहिनी,
कलाई, नाक, आंख, जीभ, बाह, नस और ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमने देखा कि शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जो अपवाद आपको दिए हैं, जैसे कोहनी है, अपन कलाई टूटी जा रही है, तो इस प्रकार से नाक ये भी स्त्रीलिंग में आएगा, आंख भी आएगी, जीभ भी आएगी, तो ये अपवाद हैं, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये काय में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, इत्र, सिरका, रायता, शरबत, अर्क, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद है, चाय, स्याही, शराब, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, है ना, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, झेलम आदि, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। अपवाद है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, पुल्लिंग है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको दोस्तों याद रख लेना है, नदियों के नाम हमने यहाँ पर देखा कि स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद देखें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन, ये जो होते हैं नद, है ना, नद कहलाते हैं और ये पुल्लिंग आते हैं। अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सिंधु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, और कोई भी डाउट है तो आप और भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। रीता खाता है, तो खाता है अशुद्ध है, जबकि खाती, खाती इसका सही आ जाएगा, ठीक है, खाती है। मोहन पुस्तक पढ़ती है, इसका सही क्या होगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। एक गाय दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रही, तो यहाँ पर एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, है ना, बकरी मैदान में चर रही है, नहीं चर रही हैं, यहाँ पर एक आएगा, ठीक है जी, एक लिख के एक, तो चर रही हैं। तुमने उसे देखी, तुमने उसे देखा, हमने लड़ाई जीती, हमने लड़ाई जीती, जीता नहीं, जीती, ठीक है। तुमने क्षमा मांगा, हम तुमने क्षमा मांगी। इस प्रकार से